साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आइस। साथियों, आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें एक मासूम छोटी बच्ची जिसकी उम्र 6 साल है, जिसके संबंध में अक्यूज पर यह आरोप है कि उसने सबसे पहले तो उस बच्ची का किडनैप किया, उसके बाद इसका रेप किया और अल्टीमेटली इसका मर्डर कर दिया। अगर इस घटना को हम अखबार में पढ़ेंगे या सोशल मीडिया पर देखेंगे तो दिल में एक गुस्सा आएगा कि इसको तो सजाए मौत होनी चाहिए, 6 दिन में फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, ये लोग आतंकवादी हैं। साथियों, घृणा, नफ़रत, प्रेम, मोहब्बत, गुस्सा, इसका कोई स्थान नहीं है कानून में। कानून से ये सब चीज़ें जो है परे हैं। कानून ये देखता है कि जो उसके पैरामीटर हैं, उसके तहत जो एविडेंस हैं वो एडमिसिबल है या नहीं है। अगर एडमिसिबल हैं तो किस हद तक प्रोसिक्यूशन उन्हें प्रूव कर पा रहा है। अगर प्रोसिक्यूशन एविडेंस को प्रूव नहीं कर पा रहा है, एविडेंस एडमिसिबल नहीं है, तो भले ही उसने गुनाह किया ऐसा लोग मानते हैं, तब भी उसको दोषमुक्त जो है करना पड़ेगा। साथियों, बेसिक प्रॉब्लम ये देश में क्या कि हम लोग चलते हैं इमोशंस में, जैसा पढ़ लेते हैं वैसा मान लेते हैं। ये हमारी सोच नहीं है, ये एक बीमारी है, इसको कहते हैं कन्फर्म्ड बायस, कि हमने कन्फर्म मान लिया किसी के कहने मात्र से कि ये व्यक्ति जो है दोषी है। पर जो व्यक्ति दोषी नहीं है और उस पर दोष मढ़ दिया गया, ज़रा सोचो उस पर क्या बीतती है। सब लगे हुए हैं डिस्पोजल में, प्रोसिक्यूशन लगा हुआ है फंसाने में, डिफेंस लगा हुआ है बचाने में, और जज लगा है डिस्पोजल करने में। सबको प्रमोशन चाहिए अपना अपना, पर ज़रा सोचो इस पूरे प्रोसीजर में एक निर्दोष की कैसे बलि छिड़ जाती है। साथियों, प्रॉब्लम इस देश की बहुत बड़ी यही है कि जैसा दिखा दिया गया वैसा मान लिया गया, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। अगर अक्यूज जब उस प्रोसीजर का हिस्सा हो गया, उस प्रणाली में आकर लड़ रहा है, तो उसको सबसे पहले तो अच्छा वकील करना पड़ेगा, उसको क्लेवर एक्ट करना पड़ेगा, और उसके अलावा पैसों की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। और कहते हैं ना कि अगर आपका स्मार्ट वर्क नहीं है तो डेफिनेट इसका खामियाजा जो है आपको भुगतना पड़ेगा। तो आज का जो क्लाइंट है और जो आज का वकील है, दोनों को स्मार्ट होना पड़ेगा, स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा, और जो कानून के नए नए अपडेट्स हैं उसको पढ़ना पड़ेगा, और हर एंगल से उनको मजबूत रहना पड़ेगा, तब तो जीत है। अदरवाइज़ ऐसे मामलों में कोई भी जीत नहीं है, मैं बिल्कुल फिट कह रहा हूँ। साथियों, इस मामले में हुआ क्या? इन्वेस्टिगेट किया पुलिस ने, इसको दोषी मान लिया, मामला ट्रायल कोर्ट में गया, दोषी मान लिया, मामला हाई कोर्ट में गया, दोषी मान लिया, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी चेन ऑफ इवेंट्स कलेक्ट करा है प्रोसिक्यूशन है उसमें गड़बड़ियाँ हैं। जब तक चेन ऑफ इवेंट्स पूरे नहीं होंगे तब तक हम किसी व्यक्ति को हत्या का मुलजिम नहीं मान सकते। मर्डर तो हुआ है, ये बात फैक्ट है, बट किसने किया ये डिस्प्यूटेड है। जब तक प्रोसिक्यूशन कड़ी से कड़ी जोड़कर ये साबित ना करते कि मर्डर किसने किया है, हम किसी व्यक्ति को संभावना के आधार पर दोषी नहीं मान सकते। तो ये प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसी ही समस्या से गुजर रहे हैं, खासकर मर्डर केस में, खासकर रेप केस में, तो आज का ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल है। जो लीगल प्रिंसिपल मैं डिस्कस करूँगा वो काफ़ी हद तक आपको हेल्प दे सकते हैं। आप एक एक बात को नोट कीजिएगा, वीडियो बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। साथियों, शुरू करता हूँ आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जजमेंट जो है ये पास किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और जजमेंट का जो डेट है ये है 19 मई 2023। यहाँ पर कई पॉइंट जो है अराइज हुए अपील में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ डिस्क्लोजर स्टेटमेंट ऑफ द अपीलांट इन द लैंग्वेज इट इज़ मेड एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द सेम इन अ लैंग्वेज टोटली अननोन टू द अपीलांट और अक्यूज। कंटेंट्स whereof are not also read over and explained to him can be said to have caused any prejudice the cause of justice। ये भी एक फंडामेंटल क्वेश्चन यहाँ पर तय करना था, और डीएनए एविडेंस के सोल बेसिस से कन्विक्शन का ये भी तय करना था, और सर्कमस्टेंसेस जो आइडेंटिफाइड हुई हैं, अगर उसे गिल्ट का प्रिजम्पशन या अजम्पशन ड्रॉ करना है तो कौन कौन सी पॉसिबल इवेंट्स है उसको देखना होगा, और कौन कौन से इवेंट्स को प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना होगा। ये 3 फंडामेंटल क्वेश्चन थे इस अपील में तय करने के लिए। साथियों, बेसिकली फैक्ट्स क्या थे इस केस के कि अक्यूज़ को जो है चार्ज किया गया 376, 377, 302 और 201 आईपीसी में। सबसे हीनियस ऑफेंस है इंडियन क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में कि आपने किसी के साथ जो है रेप किया, अननेचुरल सेक्स किया, उसका मर्डर कर दिया, फिर एविडेंस का जो है लोप कर दिया। यहाँ पर इन्वेस्टिगेट हुआ, अल्टीमेटली ट्रायल कोर्ट ने जो है ये माना कि जो चार्जशीट पुलिस ने पेश की है वो बिल्कुल सही है, अक्यूज़ को चार्ज किया गया। उसके बाद एविडेंस जो है यहाँ पर लीड हुई, और फाइनली अक्यूज़ को जो है कन्विक्ट कर दिया ट्रायल कोर्ट ने। उसके बाद वो अपील में गया, अपील में भी कोर्ट ने माना कि जो फैसला ट्रायल कोर्ट का है बिल्कुल सत्य है, सही है, और जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उसमें कोई खामी नहीं है, और अल्टीमेटली मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया। साथियों, इस केस में जो बेसिक डिफेंस था कि उसका वो ये था कि इस केस में कोई आई एविडेंस नहीं है। इसे कहते हैं माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करना। हम लोग क्या जिरा कहने पहुँच जाते हैं, जिरा करते रहते हैं। एविडेंस एक्ट को समझो मेरे भाई।
एविडेंस सेट में जो प्राइमरी एविडेंस है अगर वो नहीं है तो सेकेंडरी एविडेंस किसी काम कर्म की नहीं है। अगर ऑक्यूलर एविडेंस है तो उसकी प्राइम एविडेंस है आई विटनेस। अगर आई एविडेंस नहीं है तो बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है प्रोसिक्यूशन पे, क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में उनको मोटिव प्रूव करना है और जो भी इवेंट्स है उनको कनेक्ट करना है। एक भी इवेंट टूटा नहीं और खेल खत्म हुआ नहीं। यहाँ पर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे जो है केस ही बेस्ड था और कोई मटेरियल एविडेंस जो इस केस का सो कॉल्ड आई विटनेस हो सकता था उसको जो है पेश नहीं किया गया। तो कुल मिला के जो भी एविडेंस का नेचर था उससे खिलवाड़ करा प्रोसिक्यूशन है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो भी रिकॉर्ड पर एविडेंसेस थी उसमें मैक्सिमम एविडेंस जो है वो कन्फेशनल नेचर की है और हम सब जानते हैं कन्फेशनल नेचर की एविडेंस होती है ये वीक पीस ऑफ एविडेंस है, क्योंकि इसको रिकॉर्ड करने के लिए सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट का पैरामीटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो भी बात अक्यूज बता रहा है और उस बात से कोई आर्टिकल डिस्कवर हो रहा है तो इट शुड बी वॉलंटरी, इट शुड बी इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस एंड शुड बी ड्यूली रिकॉर्डेड। अगर ये पैरामीटर फॉलो नहीं हुए इट सडनली बिकम डाउटफुल। और इसके अलावा सेक्शन 24 इंडियन एविडेंस एक्ट में व्यवस्था दी गई है कि नो एविडेंस कुड बी ऑब्टेन बाय द वे ऑफ इंड्यूसमेंट और बाय द वे ऑफ कॉशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो साइंटिफिक एविडेंस है अगर उसको एनालिसिस भी कर ले तो कंक्लूजन्स क्या ड्रॉ होंगे। जो कुछ भी है वो फैक्ट है, बट कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए द ओपिनियन शुड बी मोर स्पेसिफिक ऑन द पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन। और सोल बेसिस नहीं है कन्विक्शन का एक्सपर्ट की रिपोर्ट, केवल एक कोरोबरेटिव फैक्टर है। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कोर्ट्स को, जबकि कोर्ट्स उन पैरामीटर्स को भूल जाती है जो सुप्रीम कोर्ट बनाता है और सुप्रीम कोर्ट के बनाए हुए पैरामीटर पर ये लिखते हैं कि ये नियम कायदे कानून लागू नहीं होते हैं। ऐसा क्यों भाई? अगर मेहनत नहीं करनी है तो दूसरा काम करो भाई। नौकरियां चपरासी की भी है, बैंक में जो है बाबू बन जाओ, कुछ और काम कर लो भाई। क्यों किसी के लाइफ और लिबर्टी से खेल रहे हो? और अधिकांश मैं देख रहा हूँ कि ट्रायल कोर्ट्स में जजेस जो हैं ये लॉ फॉलो नहीं करना चाहते हैं, मन मर्जी में फैसला लिख रहे हैं, जो मर्जी लिख दिया, अल्टीमेटली लाइफ तबाह हो रही है अक्यूज्ड की। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर प्रोसिक्यूशन ने रिलाई किया ऑन एविडेंस ऑफ मेडिकल एग्जामिनर, इंडिपेंडेंट विटनेस, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, बट जो एलिस्ड रिकवरीज हैं और जो एविडेंस फाइल पर हैं आपस में मिसमैच हो गई। तो जैसे ही चेन ब्रेक हुआ उसका डेफिनेट फ़ायदा जो है कि उसको मिल गया। ये डिफेंस के स्टैंड थे, देखिए ट्रायल कोर्ट ने, ना देखिए पुलिस ने और ना ही देखिए हाई कोर्ट ने। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो बच्ची है उसके साथ ये जो है क्राइम हुआ, जो उसकी आइडेंटिटी है वो डिस्प्यूटेड नहीं है, उसकी डेथ डिस्प्यूटेड नहीं है, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात मारा किसने ये डिस्प्यूटेड है। तो ये प्रूव करना था प्रोसिक्यूशन को। तो सेक्शन 101 इंडियन एविडेंस एक्ट का जो प्रोटोकॉल था उसको डिस्चार्ज नहीं कर पाए। कॉन्ट्री हमको प्रूव नहीं करना है, ना ही प्रोबेबल डिफेंस रेस करना है, क्योंकि हमारे खिलाफ प्रिजम्पशन नहीं है। जो मर्डर केस है, रेप केसेस है, इसमें इनको प्रूव करना है द ऑफेंस बियॉन्ड द डाउट। अगर नहीं प्रूव कर पा रहे हैं डेफिनेट उसका फ़ायदा जो है आपको मिल जाएगा। साथ ही प्रोसिक्यूशन का कहना यह है कि साहब यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, बॉडी पे इंजरी थी और खासकर प्राइवेट पार्ट पे जो है सीवियर इंजरीज थी। तो यहाँ पर एक कंक्लूडिंग फैक्टर है कि जो भी डेथ है वो कॉज हुई है इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंजरी। तो ये एक सिंपल डेथ नहीं है, ये एक नेचुरल डेथ नहीं है, इट इज़ अ होमोसाइडल। और होमोसाइडल को हमने स्टैब्लिश किया है बाय द मेडिकल एविडेंस एंड द सेम इज़ बियॉन्ड द डाउट। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेडिकल एविडेंस फाइल पे हो, अदर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस फाइल पे हो, बट वी कुड नॉट अज्यूम और प्रिज्यूम द अक्यूज्ड टू बी गिल्टी बिकॉज द प्रोसिक्यूशन हैज़ टू प्रूव हु इज़ द एक्चुअल गिल्ट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मियर हाइपोथेसिस। दे हैव टू एक्चुअल प्रूव द ऑफेंस बियॉन्ड द डाउट। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोर्ट ने डिफरेंट स्टेजेस को जो है एग्जामिन किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो ये इन्वेस्टिगेशन का स्टेज हो या ट्रायल प्रोसीजर का स्टेज हो, सब ने जो है इस केस में खाना पूर्ति कर दी, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ने फटाफट चार्जशीट पेश कर दी, जो साइंटिफिक एक्सपर्ट थे उन्होंने फटाफट अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, और जो एविडेंस कलेक्टेड थी कोर्ट ने कनेक्टिंग मानते हुए उस पर प्रिजम्पशन लेते हुए अक्यूज को जो है कन्विक्ट कर दिया। तो ये एक गंभीर परजुरी कॉज होती है यहाँ पर अक्यूज को। सबसे पहले आपको इंडियन एविडेंस एक्ट के टचस्टोन पर ये चेक करना है कि वास्तव में वो एविडेंस खरी उतरती है या नहीं उतरती है। अगर नहीं उतर रही है तो आपको बरी करने में कोई परहेज नहीं करनी चाहिए, पर होता इसका उलट है। और आजकल मीडिया ट्रायल फैसले जो है पहले ही कोर्ट के तय कर देती है, जज तो तय करेगा बाद में, पर मीडिया ट्रायल में बैठे जजेस ये तय करते हैं कि कौन गिल्ट है कौन गिल्ट नहीं है। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात, अक्यूज़ का दोष था या नहीं था, उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसके वर्क प्लेस से उसके घर में छाना भी नहीं हुई और कुछ आर्टिकल रिकवर हुए, उसको उन्होंने कनेक्टिंग एविडेंस मान लिया और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है हायर अथॉरिटी को दी गई, इसके कन्फेशनल स्टेटमेंट लिए गए और अल्टीमेटली ये कनेक्ट हुआ कि ही इज़ अ गिल्टी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो डीएनए रिपोर्ट्स फाइल पर थी उसके बेसिस पे भी जो है इन्होंने कनेक्टिंग एविडेंस को माना और उसके बेसिस पे जो है कोर्ट से कन्विक्शन का जो है निवेदन किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अक्यूज़ है उसके जो कंसर्न सीमेन स्टैंस हैं ये पाए गए कंसर्न प्रोसिक्यूट्रिक्स पे, तो ये भी इन्होंने कंक्लूडिव फैक्टर माना। इसके अलावा जब स्ट्रगल हुआ प्रोसिक्यूट्रिक्स में और अक्यूज़ में, तो उसके जो कपड़े पहने हुए थे खासकर बनियान,
उस पर जो है ब्लड स्टेन है, ये भी उन्होंने कनेक्टिंग एविडेंस माना इस पूरे केस में। और पूरे केस में इस तरह से एक इन्वेस्टिगेशन हुआ एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड। साथियों फिर इस केस में जो है कई विटनेस एग्जामिन हुए, बट सबसे इंपॉर्टेंट विटनेस है लड़की का बाप। उसने कहा कि मुझे कोई डाउट नहीं है लड़की की डेथ पे, और मैं किसी भी रूप में यह नहीं कह सकता हूँ कि ये जो कंसर्न अक्यूज्ड है वो मेरे बच्चे के क्राइम में या बच्चे को मारने में जो है इन्वॉल्व रहा हो। अदर विटनेस भी एग्जामिन हुए, पर वो भी किसी भी रूप में जो है सपोर्ट नहीं कर पाए। कुल मिला के वर्कआउट था कि जो एग्जिस्टिंग एविडेंस है उसकी एडमिसिबिलिटी क्या होगी, क्या वो कनेक्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। पूरा का पूरा खेल अब बेस्ड हो गया सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे, किसी ने इसको मारते हुए नहीं देखा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, शरद बिरदीचंद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कई प्रिंसिपल दिए। नो वन कैन बी कन्विक्टेड इन अ केस बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जब तक कि प्रोसिक्यूशन चेन से चेन जो है कनेक्ट करके अक्यूज की गिल्ट को कंफर्म ना करते। अगर मियर हाइपोथेसिस है, मियर प्रिजम्पशन है, तो इट कुड नॉट बी अ ग्राउंड टू कन्विक्ट द अक्यूज। दे हैव टू शो द एक्यूरेट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अक्यूज इन द प्रेजेंट केस एट हैंड, जो कि यहाँ पर नहीं था। तो कुल मिला के प्रोसिक्यूशन को ये इस्टेब्लिश करना था कि जो कंसेंट अपीलेंट है वो इस केस में इन्वॉल्व था, जबकि इसके विपरीत उन्होंने क्या रिलाई किया कि इज रिसाइडिंग इन द सेम चॉल, तो ही इज़ अ गिल्टी। बहुत बढ़िया। ही वॉज फाउंड नियर द सीन ऑफ क्राइम, दैट्स वाई इज गिल्टी। बहुत बढ़िया, कई लोग निकले होंगे, सबको गिल्टी बना दो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो अक्यूज के डिस्क्लोजर स्टेटमेंट थे जिससे रिकवर हुए इंक्रिमिनेटिंग आर्टिकल, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो इंक्रिमिनेटिंग आर्टिकल को रिकवर करने के लिए 27 इंडियन एविडेंस एक्ट के पैरामीटर फॉलो हुए या नहीं हुए, इस पर ध्यान ही नहीं दिया प्रोसिक्यूशन ने। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो साइंटिफिक एविडेंस है उसके कंक्लूजन रियल थे या नहीं थे, इस पर भी जो है कोई जोर नहीं दिया। जब कोई एविडेंस ही नहीं है जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि अंतिम बार कंसर्न अक्यूज को कंसर्न प्रोसिक्यूटर के साथ देखा गया और उनके मिलान के बाद और कोई व्यक्ति प्रोसिक्यूटर से मिलता, ये संभावना नहीं हो सकती है। इसको रूल आउट करना भी जो है ज़रूरी था प्रोसिक्यूशन के लिए, जबकि इसको रूल आउट नहीं किया गया। तो कोर्ट ने माना कि जो फैक्चुअल और अदर सर्कमस्टेंसेस फाइल पर हैं, इट कुड नॉट बी सेड दैट कि जो चेन ऑफ इवेंट जो है वो कंप्लीट कर पाया प्रोसिक्यूशन। तो कुल मिला के जब चेन ऑफ इवेंट जो है कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो उसका डेफिनेट फ़ायदा जो है अक्यूज को मिल गया। इसके अलावा कोर्ट ने जोर दिया 53A CRPC के ऊपर, क्योंकि जो सैंपल्स हैं उसको काफ़ी डिले के साथ जो है भेजा गया। इस कारण सैंपल जो थे वो कंटेमिनेट हो गए, और ये कंटेमिनेट ना हुए हों इसकी प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी को जो है रूल आउट नहीं कर पाया प्रोसिक्यूशन। तो कोर्ट ने कहा कि जो फैक्चुअल सिनेरियो फाइल पर है, जो सर्कमस्टेंसेस फाइल पर है, उससे हम गिल्ट का हाइपोथेसिस ड्रॉ नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस अक्यूज को बरी करने के आदेश पारित किए। तो साथियों कुल मिला के एक महत्वपूर्ण जजमेंट है आपके राइट्स को लेकर। तो एविडेंस कितने भी गंभीर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इंडियन एविडेंस एक्ट के पैरामीटर पे वो खड़ी उतर रही है या नहीं। अगर वो नहीं उतर रही है तो आप पॉइंट को रेस करो मेरे भाई, एक एक पॉइंट को रड़ा करो। निचली कोर्ट फ़ायदा नहीं देगी तो आपको हाई कोर्ट देगी, हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट देगी, पर फ़ायदा मिलेगा जरूर। एक एक पॉइंट को देखो, वर्कआउट करो, निश्चित तौर पर आप सफल भी होगे, निश्चित तौर पर आपको रिजल्ट भी जो है वो ऑप्टेन होंगे। तो साथियों घबराने का नहीं है, अपना वर्कआउट करना है, और हम क्राइम में अगर फंसा दिए गए हैं तो हमें लीगल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।